Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और बहुत कंसंट्रेट करते हुए अपनी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शूट करने का और आप तक पहुंचाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखें, या ये कह सकते हैं कि किस तरह का एक आंसर अच्छा आंसर माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस आज की इस वीडियो को एक टाइटल दे लेते हैं। इस वीडियो का एजेंडा सिर्फ इतना है कि एक क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर उठता रहता है। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, एक बेहतरीन आंसर हम कैसे लिखें। इसको थोड़ा सा सही से करके मैं लिख लेता हूँ। एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, या हम कह सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज कंसिडर्ड एज अ गुड आंसर। किस तरह का आंसर एक अच्छा आंसर माना जाता है। व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज कंसिडर्ड एज अ गुड एंड अट्रैक्टिव, एज अ गुड एंड अट्रैक्टिव आंसर। सवाल यही है कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता है, but the question which is often arisen that how can you present yourself, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, ये बात आपको मतलब एग्जामिनेशन में एंट्री करने से पहले पहले अपने माइंड में रखनी है। बात ये कि कभी भी लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है आपको। लॉन्ग आंसर से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ आपने यहाँ पर पेन रखा और आप उसके बाद में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, छः, सात, आप लिखते ही चले गए हैं। आप पैरेलल लिखते चले गए हैं, आपने कोई पॉइंट नहीं बनाया। आप कहना क्या चाहते हैं, जो बात शुरू में आनी थी वो आपने आखिर में कह दी, जो बात आखिर में आनी थी वो बात शुरू में कर दी। आपने जो बात आखिर में बोली वो आपने शुरू में ही बोल दी, शुरू की बात आपने आखिर में बोल दी। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपने आंसर को स्प्लिट कर लें, पॉइंट्स में स्प्लिट कर लें। और पॉइंट्स में स्प्लिट आंसर ही अच्छा आंसर माना जाता है। आप कभी भी कोई भी आप आंसर पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर हमेशा अच्छा आंसर वही आंसर होता है जो पॉइंट्स में लिखा जाता है। तो पॉइंट्स में किस तरह से लिखना है हमें अपने आंसर को, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हम स्ट्रेटेजिक तरीका अपना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको दो तीन चार एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्वेश्चन पेपर में सपोज कर लेते हैं एक क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन मिसाल के तौर पर क्वेश्चन एक ये है आपके एक चैप्टर है आपके यहाँ पर, द रेड ट्रेप वाला, वो चूहेदानी वाला एक चैप्टर है। सपोज कर लें उसमें क्वेश्चन ये है, जो मैंने खुद से देखा है, तैयार किया है और मैं आपके सामने उसको रख रहा हूँ। कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। मतलब क्वेश्चन ये कहता है व्हाट व्हाट मेड द पैडलर। पैडलर किसको बोलते हैं? पैडलर बोलते हैं फेरी वाले को जो घूमता फिरता है। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली
चेंज हिज वेज। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसी क्या चीज थी, व्हाट मेड द पेडलर, ऐसी क्या चीज थी जिसने फाइनली मजबूर किया पेडलर को अपने तौर तरीकों को बदलने पर। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने जा रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, हम मान लेते हैं। तो जब आप इसका आंसर करने जाएंगे तो आप जो नंबर क्वेश्चन का है वही आपका आंसर का नंबर होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 4, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन का नंबर वही आंसर का नंबर। क्वेश्चन का नंबर 11, आंसर का नंबर भी 11। क्वेश्चन का नंबर 15, तो आंसर का नंबर भी 15। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, वरना तो आप अपने क्वेश्चन का जो नंबर है, आंसर का नंबर है, उसको मिसमैच कर देंगे। और फिर होता यह है कि एग्जामिनर जो एवेल्यूएटर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और इरिटेट होने की वजह से फिर वो आपके नंबर काट लेता है, बहुत गुस्सा उसको आता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि आपको जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो आपके क्वेश्चन के नंबर से मैच होना चाहिए। एग्जामिनर खुद ब खुद समझ जाएगा कि अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ठीक है ना। तो हम जब इसका आंसर करेंगे, इसको पॉइंट्स में कैसे बांटेंगे, आंसर की शुरुआत आप करेंगे कि आंसर को लिखेंगे ऐसे कि वो चीजें, द थिंग्स, वो चीजें, विच विच मेड द पेडलर, जिसने पेडलर को बनाया, मजबूर किया। द थिंग्स विच मेड द पेडलर चेंज हिज वेज, अपने तौर तरीकों को। आर एज, ये आपने आंसर का एक एक ग्राउंड तैयार किया। द थिंग्स विच मेड द पेडलर चेंज हिज वेज आर एज। आर एज का मतलब हुआ यानी वो तौर तरीके, वो चीजें जिसने पेडलर के तौर तरीकों को बदलने के लिए मजबूर किया, या उसको हैबिचुअल बनाया, या उसको समझाया। आर एज वो ऐसे हो सकते हैं। आर एज के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आर एज फॉलोज, फॉलो, वो ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर बनाएंगे ए, ए 1, जो भी आप करना चाहें। ये पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया है। इस पर आप लिखेंगे कि आप समझते हैं कि जो मास्टर जो था, वो आयरन मिल का जो मास्टर था, उसकी बेटी का नाम था एडला विलियमसन। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उस चैप्टर का। ठीक है ना। जो पेडलर है वो भी एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहला तो ये कि एडला विलियमसन, जो इस तरह का नाम होगा उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, एडला विलियमसन। एडला विलियमसन, और जब आपने इसको लिखा तो फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर की निगाह पड़े। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज रखेंगे, क्योंकि दिखाना पड़ता है, एग्जामिनर को मजबूर करना पड़ता है अपने एविलेटर को, कि एडला विलियमसन। ब्रैकेट में लिखेंगे कौन थी ये, आपको थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा कि ये आयरन मास्टर की बेटी थी ये। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे आप मास्टर्स डॉटर, मास्टर्स, ये मास्टर की बेटी थी एडला विलियमसन। ये क्या था, ये एक बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली बिहेवियर की थी पेडलर के साथ में। तो एडला विलियमसन, द मास्टर डॉटर, मेड फ्रेंडली
बिहेवियर विद द पेडलर। ठीक है ना। उसने क्या किया, एक फ्रेंडली बिहेवियर किया उस पेडलर के साथ में। ठीक है, एक सेंटेंस पूरा हुआ। फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते दिखेंगे। शी वॉज कॉर्टियस, वो बहुत ज्यादा, मतलब कॉर्टियस बोलते हैं, शी वॉज कॉर्टियस का मतलब हुआ TEOUS। शी वॉज कॉर्टियस का मतलब हुआ वो बहुत मुहज्जब थी। एंड कंसिडरेट टू हिम, और उसका बहुत ध्यान रखने वाली थी, ऐसा हमने पढ़ा है। एंड कंसिडरेट टू हिम। ठीक है ना। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया। आपने बताया कि मेन जो चीज थी, पहली जो बात थी, वो मास्टर की बेटी थी एडला विलियमसन। उसने एक बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखा किसके साथ में, पेडलर के साथ में, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में आया। ये पॉइंट नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि व्हेन व्हेन दी विल एडलास फादर, एडलास फादर, ये एडलास फादर कौन है, ये मास्टर है। व्हेन दी एडलास फादर was about to make out the peddler, जब एडला के फादर मेक आउट द पेडलर, पेडलर को बाहर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ठीक है ना। मेक द पेडलर, बल्कि ऐसे लिखेंगे थोड़ा ताकि अच्छा सा लग सके कि अबाउट टू मेक द पेडलर, पेडलर आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। तो जब उसके फादर उसको घर से बाहर करने के लिए तैयार थे, तो उसने क्या किया, उसने मना किया था अपने फादर को। तो शी डिनाइड या शी प्रिवेंटेड, शी प्रिवेंटेड इट, इसको रोक दिया, फ्रॉम हैपनिंग, होने से, उसको होने से रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसने फिर रिक्वेस्ट की एंड उसने उसको रोका, या ऐसा पहले ऐसा बोल देंगे कि उसने उसको रोका। तो शी प्रेड, प्रेड का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं होता, रिक्वेस्ट करना भी होता है। तो शी प्रेड फॉर हिम, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट की एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग सो, और ऐसा होने से रोक दिया। तो 2 लाइन का एक ये पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा आपका, वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर की इतनी हैबिट नहीं होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बार बार सारी कॉपीज को पढ़े और हर आंसर को बहुत अच्छे से पढ़े। वो सिर्फ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेगा। जैसे आपने यहाँ पर एडला विलियमसन की बात कर दी, यहाँ पे आपने शी परेड की बात कर दी आपने, कि उसने मना किया था अपने फादर को। ठीक है, इसकी बात हो गई। इसी तरह से अबाउट टू मेक द पेडलर आउट ऑफ द हाउस, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी ताकि एग्जामिनर के सामने आपके वो पॉइंट्स उसके सामने एकदम से आए जो आप उसको वाकई दिखाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिख लेंगे।
कुछ ऐसी बात जो रेलेवेंट हो, ठीक है ना। इस तरह से मेरा बताने का सिर्फ पर्पज इतना है कि आप इस तरह से आंसर को अपने पॉइंट्स में बांटेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो आपके एग्जामिनर होंगे, जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे, दरअसल उनको सबसे पहले जब एवोल्यूशन का काम दिया जाता है तो सबसे पहले उनके हाथ में एक आंसर शीट पहुंचती है, ठीक है ना। आंसर शीट पहुंचती है, उसमें जो आंसर्स लिखे रहते हैं तो उसमें वो पॉइंट्स में रहते हैं। अब बहुत सारे एग्जामिनर्स को मैंने देखा है जो कॉपी चेक करने वाले हैं, एवेल्यूएटर्स हैं, कि वो उन आंसर शीट को देख करके ही कॉपी चेक करते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 अच्छा ऐसे है, अच्छा पॉइंट नंबर 3 ऐसे है, अच्छा। हालांकि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल उससे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब रेलेवेंट है लेकिन प्रॉपर नहीं है कि पूरा आपने वही लिखा है जो पॉइंट नंबर 1 में था। लेकिन उसमें जो रेलेवेंस जो आप बिल्ड करके आते हैं उस पर तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी आंसर पूरे पैराग्राफ पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए। ये लिखने का तरीका नहीं होता है। आंसर को लिखने का तरीका पॉइंट्स में होता है, ताकि पढ़ने वाले के लिए वो बर्डन फील न कराए, वो बोझ न महसूस हो। तो इसलिए जब भी कोई आप आंसर लिखेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने से बचें। उसमें आप थकेंगे भी ज़्यादा, आपका कंटेंट भी ज़्यादा जाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपके किए का आपको फल नहीं मिलेगा, उतने मार्क्स मिलेंगे ही नहीं आपको। आपने मिसाल के तौर पर यहाँ एक पॉइंट बनाया, यहाँ 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखा, यहाँ पे आपने पॉइंट 3 लिखा अपना आंसर का, यहाँ पॉइंट 4 लिखा। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एक तो लिखने में परेशानी नहीं हुई, आपने जो बात पहले प्रेजेंट करनी थी वो कर दी, दूसरी बात आपने दूसरी जगह पर रख दी, तीसरी बात आपको, अब उसका फायदा ये होगा कि जो बात आप पहले पॉइंट नंबर 1 में कह के आ चुके हैं, लिख के आ चुके हैं, वो अब आपको पॉइंट नंबर 3 में नहीं लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखनी पड़ने का मतलब ये है कि आप इतना हैबिचुअल हो चुके हैं, आपको पूरी बात याद है कि ये बात तो मैं पॉइंट नंबर 1 में लिख करके आ चुका हूँ, ये बात तो मैं पॉइंट नंबर 2 में लिख करके आ चुका हूँ, क्योंकि ये काम था, ये एक काम था, इसको आपने 3 हिस्सों में बांट लिया। जब 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बांट लिया तो फिर यह हुआ कि आपका हिस्सा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आपने काम की डेंसिटी को, आपने काम की ग्रेविटी को बिल्कुल स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया उसको। तो इसलिए अब आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं हो रही है। तो इसलिए कोई भी आंसर लिखेंगे आप, अपना आंसर पॉइंट्स में लिख करके आएंगे। पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं ये आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आपको लिखना आएगा। लिखना बहुत आसान काम नहीं होता है। अगर ये लिखना आसान काम होता तो हर एक आदमी लिखने वाला होता, हर एक आदमी कलम का माहिर होता। लिखना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ये स्किल हर एक को नहीं मिलती है। आप कोशिश करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, बल्कि दूसरी जो आपके सब्जेक्ट हैं, लाइक फिजिकल एजुकेशन है, उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। हिंदी आपका हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरह से बायोलॉजी में आपको लिखना पड़ेगा, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। आपको केमिस्ट्री में लिखना पड़ेगा, उसमें फ़ायदा हो सकता है। फिजिक्स के अंदर आपके कुछ ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे जिनको आपको थ्योरी में लिखना है, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो कभी भी लंबा पैराग्राफ लिखने से, लंबा पैराग्राफ बिल्ड करने से बचें। वो लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं माना जाता। दुनिया के किसी भी तख्ते पर, किसी भी कोने में ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, वेबसाइट पर देखिए, आप कोई एडिटोरियल पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट्स मिलेगी। मैं न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिलती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ उसे छोड़िए मत, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको उसका आंसर लिख करके ही आना है। सपोज कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन था कि, क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है, यानी कुछ रेड ट्रैप के अंदर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेड ट्रैप चैप्टर के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को दिखाते हैं। यानी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को दिखाते हैं, और इसका आंसर आपको पता नहीं है, और आपसे कहा गया कि आप इसको 50 वर्ड्स में आंसर करना है, तो इसको छोड़ेंगे नहीं आप, आपको ले दे करके 50 वर्ड्स पूरे करने ही है।
सपोज कर लेते हैं ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इसको सिरे से ही छोड़ करके आ गए, आपने टच भी नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि भाई साहब आप अपने 4 मार्क्स बिल्कुल खत्म करा के आए हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप 4 मार्क्स के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, तो आपको दो तो मिले और दो आपको सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने में मिल जाएंगे। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी आपका जो एवोल्यूशन डोर होगा, वो कभी भी आपके मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 4 में से आपको 0 ही दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आपको बाकायदा आपको नंबर देगा। ठीक है ना? तो अगर बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे फ़ायदा उठाइए और इसको अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपनी निगाहों के सामने रख करके इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।